हाँ तो बच्चों, आपको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। आज मैं फिर हाजिर हूँ, कन्हैया लाल अग्रवाल सर, आप ही के विद्यालय के सामाजिक विज्ञान विषय के। तो आज हम क्लास 10th का ही दूसरा चैप्टर जो संघवाद था, सिविक्स का, लोकतांत्रिक राजनीति, इस पेपर का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में पहला वीडियो हम लोगों ने सुना जिसमें मैंने संघवाद के विषय में बेसिक जानकारी आपको दी थी। हमने संघवाद को समझा था, हमने ये भी जाना था कि संघवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि संघवाद की जो प्रणाली है, दुनिया भर में गठन होने के दो तरीके कौन कौन से हैं, जिस आधार पर संघवाद प्रणाली के आधार पर शासन प्रणालियाँ गठित होती हैं, जिसमें हम दो तरीकों पर चर्चा किए थे। और हम ये भी देखे थे कि भारत किस प्रकार के गठन की प्रकृति में आता है। तो अब हम आज उससे आगे बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में संघवाद का स्वरूप क्या है। अब हमारा जो पूरा फोकस रहेगा भारत के परिप्रेक्ष्य में रहेगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे, लेकिन आज़ादी के साथ साथ हमें बंटवारे का भी सामना करना पड़ा था। हम दो राष्ट्र, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो अलग स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में हम आज़ाद हुए थे। और आज़ादी के समय हमारे देश में जो हमारा हिस्सा था, उस हिस्से में भी लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं, जो ये उस समय तक तय नहीं था कि वे भारत में मिलना चाहती हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं या स्वतंत्र रहना चाहती हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से हमने लगभग उन सारे रियासतों को भारत संघ में मिला लिया। तो अगर हम देखें कि लेकिन अगर हम भारत की संविधान को देखें जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उसमें भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, यानी कि संघ को प्राथमिकता दी गई है और संघ के अंदर जो राज्य हैं उनको मिलकर एक संघ का निर्माण भारत करेगा, ऐसा संविधान में उल्लेख किया गया है। फिर भी हम देखें तो संघवाद की जो जो विशेषताएं हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी थीं, अगर उन विशेषताओं को देखें तो भारत के संविधान में उन सभी विशेषताओं को शामिल किया गया है। और हम उन विशेषताओं को देखेंगे और इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हाँ, भारत ने भी संघीय ढांचे की हर उन विशेषताओं को अपने संविधान में शामिल किया है। पहला तो दो स्तर की सरकारों का जो प्रावधान है उसको शामिल किया गया है कि केंद्र स्तर पर एक सरकार होगी और जो देश में विभिन्न राज्य हैं उन राज्यों के लिए एक अलग स्वतंत्र सरकार होगी। और यहीं तक नहीं, आगे चलकर देखें तो 1993 के पश्चात हमने एक स्थानीय सरकार यानी कि तीसरे स्तर की सरकार को भी हमने संवैधानिक दर्जा देकर संघवाद की जो प्रवृत्ति है उसको हमने और मजबूत किया है। तीनों स्तर की सरकारें अगर हम देखें तो इन तीनों स्तर की सरकारों के अपने अलग अलग अधिकार हैं, अपने अलग अलग क्षेत्राधिकार हैं, जिसमें वह रहकर स्वतंत्र रूप से नियम व कानून बना सकते हैं। अगर देखें तो संविधान में हमारे केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों के विधायी शक्तियों को संविधान में अलग अलग परिभाषित किया गया है। उसके लिए
3 सूचियों की व्याख्या की है, ठीक है, जिसमें पहली सूची तुम्हारी संघ सूची है, जिसमें प्रतिरक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, संचार, इस तरह के राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिस पर कानून केंद्र की सरकार बनाएगी, अर्थात वह सरकार जो पूरे देश के लिए है, संघ सरकार, वो इन विषय पर कानून बनाएगी जो संघ सूची में उल्लिखित हैं। दूसरी सूची राज्य सूची की बात कही गई, जिसमें पुलिस है, व्यापार है, सिंचाई है, भू राजस्व है, वाणिज्य है, कृषि है, ऐसे विषय हैं। इन विषयों पर कानून राज्य की सरकारें अपने अपने क्षेत्राधिकार में बनाएंगी, यानी कि सब जितने भी राज्य हैं वे राज्य की सरकारें इन राज्य सूची में जो विषय शामिल किए गए हैं उन पर वह कानून बनाएंगी। तीसरी सूची समवर्ती सूची की है, जिसमें वन, मजदूर, विवाह, गोद लेना, इस तरह के विषय हैं जिस पर कानून दोनों ही सरकारें बना सकती हैं। यानी समवर्ती सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर कानून क्या है, केंद्र की सरकार भी बना सकती है और राज्य की सरकारें भी अपने अकॉर्डिंग बना सकती हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार का टकराव होता है, यानी मान लो दोनों ने कानून बना दिया, दोनों के कानून में टकराव है, तो उस स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, ठीक है। और जो विषय संविधान बनने के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और हम देखते हैं कि इन 70 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है और बहुत से विषय ऐसे हैं आज हमारे सामने आए हैं जो उस टाइम नहीं थे। जैसे साइबर क्राइम, 1950 में तो कोई साइबर जैसा कोई था ही नहीं, इंटरनेट, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के कोई विषय तो थे ही नहीं। तो ऐसे विषय जो समय के साथ साथ प्रौद्योगिकी में बदलाव या पर्यावरण में बदलाव या जीवन शैली में जैसे जैसे बदलाव होते, उनके साथ साथ कुछ कुछ नए विषय भी हमारे सामने आते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के मसले ये नए विषय हैं जो 1950 के बाद उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसे विषयों को क्या है, एक चौथी सूची जिसको अवशिष्ट सूची बोलते हैं उसमें रख दिया जाता है, और इन सूची में शामिल विषयों को पर कानून जो है वह केंद्र की सरकार ही बनाती है, ठीक है। और दूसरा देखें कि हमने देखा था कि जो भारत जैसे भारत जैसे देश ने जिस तरह की संघीय प्रणाली को अपनाया है, तो इस तरह की प्रणाली में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उसकी विविधता, उनकी संस्कृति को सम्मान देने के लिए हो सकता है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए। तो इसी रूप में हम देखें तो कश्मीर राज्य को आज़ादी के बाद से एक विशेष दर्जा दिया गया था, जिसका उल्लेख आर्टिकल 370 में वर्णित था, जिसमें बहुत सारे प्रावधान थे कि कश्मीर का अपना एक संविधान था और वहाँ की विधानसभा की अनुमति के बिना जो पूरे भारत में कानून बन रहा है वह कानून कश्मीर में लागू नहीं हो सकता था, ठीक है। यानी केंद्र सरकार कोई कानून बना रही है तो उस कानून को लागू करने के लिए कश्मीर की विधानसभा की अनुमति आवश्यक थी। बाहर के जो कश्मीर के अलावा जो राज्य हैं वहाँ के लोग कश्मीर में प्रॉपर्टी या ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। तो इस तरह का प्रावधान जम्मू कश्मीर के साथ था, लेकिन 5 अगस्त 2019 में यह प्रावधान खत्म कर दिया गया और कश्मीर के साथ जो विशेष दर्जा का जो 370 में उल्लेख था उसको समाप्त कर दिया, ये हम सब जानते हैं। अब देखो, भारत में कुछ कुछ ऐसी इकाइयाँ भी थीं जब आज़ाद हुआ था देश, कि उन छोटे छोटे क्षेत्रों को न एक राज्य का दर्जा दिया जा सकता था, और वह ऐसी स्थिति थी, उनका लोकेशन ऐसा था न कि उन्हें किसी राज्य में शामिल किया जा सकता था। तो ऐसे राज्यों को क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम जानते हैं, जिस पर शासन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरण के आप जान ही रहे हैं, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दमन दीव, अंडमान निकोबार,
इस तरह के जो इस समय 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिए गए हैं। तो इस प्रकार 9 केंद्र शासित प्रदेश हमारे सामने हैं वर्तमान में, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा शासन चलाया जाता है। ठीक है। और एक और विशेषता हम देखें जो भारतीय संविधान में शामिल है, जो संघवाद की विशेषता है कि किसी भी संविधान में किसी प्रकार का अगर संशोधन किया जाना है तो सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा ही ये संशोधन नहीं किया जा सकता, बल्कि केंद्र जो संसद द्वारा दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, और साथ ही साथ जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, कम से कम आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी स्वीकृति आवश्यक होगी। तभी संविधान में किसी प्रकार के जो संवैधानिक जो संघीय प्रावधान जो संविधान में किए गए हैं उनमें अगर बदलाव करना है तो केंद्र सरकार को भी पारित करना होगा, संसद द्वारा भी पारित करना होगा विशेष बहुमत से, और आधे से अधिक राज्यों की भी स्वीकृति आवश्यक होगी। तभी संविधान में संघीय जो ढांचे के प्रावधान हैं उनको बदला जा सकता है, क्योंकि संघीय प्रावधान जो होते हैं वह केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित होते हैं। तो संघीय प्रावधानों में किसी प्रकार का बदलाव करने के लिए हमें क्या है, केंद्र सरकार और राज्य दोनों सरकारों की अनुमति आवश्यक है। संसद की विशेष बहुमत 2/3 बहुमत जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होगी। और देखा जाए अगर केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच जो भी शक्तियों का वितरण है, अगर उसको लेकर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है कि इस पर कानून केंद्र बनाएगी या राज्य बनाएगी, या फला कर राज्य वसूलेगा या केंद्र वसूलेगा, अगर शक्तियों को लेकर किसी प्रकार का विवाद होता है तो यह विवाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही दूर किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को या न्यायालय को कहें संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को लेकर अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा इन विवादों को निपटाया जाता है। ये भी एक संघीय प्रणाली की विशेषता है। अगर देखें राजस्व की उगाही यानी टैक्स वसूलने के संबंध में भी देखें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण है, यानी कि कुछ टैक्स ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार वसूलेंगे और कुछ टैक्स ऐसे होंगे जो राज्य सरकारें वसूलेंगे। तो यानी इसका निर्धारण भी क्लियर बताया गया है, जो संघीय ढांचे का ही एक उदाहरण है। तो हमने देखा कि 6-7 जो संघीय शासन की जो विशेषताएं होती हैं वो सारी विशेषताएं भारतीय संविधान में भी केंद्र और राज्य के बीच लागू की गई हैं। अगर आगे चले हम कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ठीक है, तो क्या इसके तरीके हैं। देखिए संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान में संघीय प्रावधानों का पूरा उल्लेख होना आवश्यक है। अगर संविधान में संघीय ढांचे या संघीय प्रावधान का उल्लेख नहीं किया जाएगा तो किसी भी संघीय व्यवस्था का सुचारू रूप से चल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि बात बात पर विवाद होगा, ठीक है, तो उसका फिर निपटारा करना खासा मुश्किल होगा। इसीलिए केंद्र की क्या शक्तियां होंगी, राज्य के क्या अधिकार होंगे, उसका पूरा एक तरह से विस्तृत लेखा जोखा संविधान में लिख देने से क्या होता है कि बात बात पर जो विवाद हो सकते हैं वह खत्म हो जाते हैं, और जो बाकी कुछ क्रिटिकल कुछ जटिल विवाद ऐसे अगर उत्पन्न होते भी हैं तो उसको न्यायालय द्वारा दूर किया जा सकता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि संघीय व्यवस्था हम किस तरह से अपना सके या किस तरह से हमारे देश में चल रही है, तो हमारे देश की एक लोकतांत्रिक चरित्र ही ऐसा रहा है जिसमें हम संघीय ढांचे को अपना सके हैं। क्योंकि जब आज़ाद भारत हुआ था तो उस टाइम हमारे राष्ट्र निर्माता विविधताओं का पूरा सम्मान करना चाहते थे, यानी कि जो राष्ट्र निर्माता थे वह विविधताओं का सम्मान करते थे, विविधता में एकता जैसी हम विचार रखते थे, और
विविधता को अपनी समस्या नहीं बल्कि विविधता को अपनी समृद्धि समझते थे, हम अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। और जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थीं, क्षेत्रीय जो स्वायत्ता थी, उसको हम पूरा करने के बिल्कुल पक्ष में थे। तो सीधा सीधा यह बात तय था कि अगर कोई भी शासन प्रणाली हम अपनाएंगे तो उसमें विविधता का पूरा सम्मान किया जाएगा, उसमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा ध्यान में रखा जाएगा, क्षेत्रीय सत्ताओं को पूरा ध्यान में रखा जाएगा, और यही साझा आदर्श। और फिर भी हम साथ रहेंगे, विविधताओं का सम्मान भी करेंगे, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा स्वायत्ता देंगे, और साथ साथ हम एक रहेंगे भी। ये जो साझा आदर्श था कि शक्तियों का हम को साझा करेंगे और फिर भी साथ रहेंगे, यही आदर्शों ने और संविधान में जो प्रावधान पूरा उल्लेख किए गए, इन सभी बातों से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो संघीय प्रणाली है क्या है, एक तरह से सार्थक हो पाई है। संभव हो सका है। और हम अगर आगे देखें, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। भाषाई राज्य, हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, और इसको यह बोला गया था कि आप देखिए कि देश को क्या किन आधारों पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिश की, रिपोर्ट प्रस्तुत की और बोला कि भाषा को आधार बनाकर हम राज्यों का गठन कर सकते हैं। और इस आधार पर आप देखते हो कि बहुत सारे राज्यों का गठन, भाषा के आधार पर कई राज्यों का गठन किया गया था 1950 के दशक में, ठीक है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, आप साउथ के राज्यों को देखिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सब अपनी एक विशेष भाषा को लेकर, सबकी अपनी एक विशेष भाषा है, ठीक है। और भाषा ही नहीं, आगे चलकर जातीय और संस्कृति को भी आधार बनाकर कई राज्यों का गठन किया गया, जिसमें झारखंड है, नागालैंड है, ठीक है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी जो लोकतांत्रिक प्रवृत्ति थी वो संघीय व्यवस्था के बिल्कुल पक्ष में थी। हमने जातीय विविधताओं को सम्मान दिया, हमने सांस्कृतिक विविधताओं को सम्मान दिया, हमने भाषा के आधार पर जो विविधता थी उसको सम्मान दिया, क्योंकि इन सब के आधार पर हमने एक तरह से राज्यों का गठन किया है और उन राज्यों को अलग शक्तियां दी हैं कि वह अपने राज्य में शासन प्रशासन चला सकें। उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड, ये जो इत्यादि राज्य हैं जो जाति और संस्कृति के आधार पर गठित किए गए। शुरुआत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में राष्ट्र निर्माता थे नहीं, क्योंकि उस तरह की जो उस समय की जो समस्याएं थीं, 565 रियासतें, और जिस तरह से साउथ अपना जो भारत था वो बिल्कुल अलग होने की मांग कर रहा था, अलगाववादी प्रवृत्तियां ज़्यादा थीं, ठीक है। तमिलनाडु के नाम से, खालिस्तान के नाम से पंजाब में बहुत जगह इस तरह से एक तरह से अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे कि वह भारत से अलग हो जाएं। तो उस समय राष्ट्र निर्माताओं को कुछ समस्या लगती थी कि अगर हम भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों का गठन करेंगे तो इस तरह से भारत में बहुत ज़्यादा मांगें उठने लगेंगी और अलगाववादी ताकतों को बल मिलेगा। लेकिन फिर भी हमने विविधताओं का सम्मान किया, हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रख के भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का प्रयास किया, और इस विचार पर प्रयास किया। हमें विश्वास था कि राष्ट्र निर्माताओं को कि अगर हम विविधताओं का सम्मान करेंगे, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करेंगे, तो हम ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। इसलिए, और यह अनुभव भी हमारे सामने, यह अनुभव भी आया कि जैसे जैसे हमने विविधताओं का सम्मान किया है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को हमने स्वायत्ता दी है, उस तरह हमारी एकता और अखंडता ज़्यादा मजबूत हुई है। अब हम देखते हैं कि भाषा नीति क्या है भारत की संविधान में, ठीक है, जो एक संघीय व्यवस्था का ही एक उदाहरण है संघीय प्रणाली का, क्योंकि भाषा के आधार पर
जो विविधताएं होती हैं देश में, उसको किस प्रकार संविधान में सम्मान दिया गया है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। 343 से 351 के बीच, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच भाषा को लेकर एक प्रावधान संविधान में उल्लिखित किया गया है। और हम भाषाई विविधता को इतना सम्मान देना चाहते थे कि हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, अर्थात हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें शासन प्रशासन से संबंधित कामकाज हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को एक पूरे देश की एक हिंदी को एक प्रतीक के रूप में सम्मानित नहीं किया गया इस तरह से, ताकि अन्य भाषाओं को ऐसा न लगे कि उनकी भाषा का सम्मान नहीं किया गया। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा या किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है। और साथ ही साथ हिंदी के अलावा 8वीं अनुसूची अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान की, जिसमें लगभग 21 अन्य भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि हिंदी को लेकर टोटल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस तरह और ऐसा करने का यह मतलब हुआ कि हम इन 22 भाषाओं को पूरा सम्मान देते हैं और किसी एक विशेष भाषा को हम विशेष सम्मान नहीं दे रहे, जबकि इन 22 भाषाओं को हम विशेष पूरा सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, और सरकारी पदों के उम्मीदवार के लिए कोई भी व्यक्ति क्या है, इन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते इन 22 भाषाओं को विकल्प के रूप में इस्तेमाल करे, अपनाए। ठीक है, जो राज्य की सरकारें हैं उनको यह अधिकार है कि वह अपना कामकाज जो है उस राज्य की आधिकारिक भाषा में कर सकते हैं, यानी कि राज्यों को अपने हिसाब से राजभाषा तय करने का अधिकार है। अगर उड़ीसा है तो वह उड़िया भाषा को अपने शासन के कामकाज के लिए अपनी राजभाषा बना सकती है। केरल है तो मलयालम को बना सकती है, और उन्होंने बनाया भी है। हिंदी इंग्लिश के साथ साथ वह अपने राज्य की भाषा को भी कामकाज की भाषा बना सकते हैं। और 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम चूंकि अंग्रेजी भाषा को शासन कामकाज के लिए एक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था, और यह 15 साल तक था, यानी 1965 तक। और उसके बाद यह कहा गया था कि 1965 के बाद अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा, लेकिन गैर हिंदी राज्यों ने इसका विरोध किया। ठीक है, और चूंकि हम विविधता को सम्मान करते थे तो गैर हिंदी राज्यों की उस विरोध को ध्यान में रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए, हमने अनिश्चित काल तक अंग्रेजी भाषा को शासन की एक कामकाज के लिए एक आधिकारिक भाषा के रूप में हमने जगह दे दी है। इस तरह से हमने उस विरोध को समाप्त किया और श्रीलंका जैसी स्थिति में जाने से हम बच गए। अगर हिंदी को हम उस टाइम कर देते तो श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाती। इसलिए हमने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को शासन की भाषा बनाई रखी। चूंकि हिंदी को राजभाषा बनाया गया है, और इसका मतलब यह है कि हिंदी को, चूंकि 40% देश की जनसंख्या हिंदी बोलती है और हिंदी को प्रश्रय देना आवश्यक है, इसलिए राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता भी दी है कामकाज, शासन के कामकाज के रूप में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य भाषाओं की अवहेलना करके हिंदी भाषा को परिष्कृत किया जाए या उसके प्रचार प्रसार को बढ़ाया जाए। हिंदी के साथ साथ बाकी जो अन्य 21 भाषाओं हैं उनके लिए भी प्रचार प्रसार के लिए, उनके भी विकास के लिए पूरा प्रावधान संविधान में किया गया है। कुछ तथ्य देखें कि कुछ हम ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे अब, जिससे यह पता चलता है कि भारतीय संविधान में किस तरह से जो विविधताओं का सम्मान
किया गया है। आर्टिकल 29 और 30 में देखें, जिसमें अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए। ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और 30, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपने भाषा के विकास के लिए वह विद्यालय खोल सकते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए संस्था का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि हिंदी के अलावा जो अन्य भाषाएं हैं, जो अल्पसंख्यक भाषाएं हैं, उनको क्या है, पूरा अधिकार है कि वह अपने भाषा का प्रचार प्रसार कर सकें। आर्टिकल 120 में देखें तो अगर लोकसभा में या संसद में कोई सांसद हिंदी या अंग्रेजी के अलावा या हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार को नहीं रख सकता, उसके अलावा वो अपनी किसी मातृभाषा में या किसी अन्य भाषा में रखना चाहता है, तो उसको पूरा अधिकार होगा। और संसद यह तय करेगा कि उसने जो भाषण दिया है वह बाकी सांसदों को समझ में आए। इसके लिए संसद क्या है, उसके विचार जो उसने भाषण दिया है अन्य भाषा में, उसका हिंदी या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके अन्य सांसदों को प्रोवाइड कराएगा, ताकि बाकी सांसद भी उसके विचार को समझ सकें। ठीक है। आर्टिकल 210 में कहा गया है विधानसभा के संबंध में, यानी राज्य सरकारों के संबंध में, कि हिंदी, अंग्रेजी तथा राज्य की जो आधिकारिक भाषा है, किसी भी राज्य की जो आधिकारिक भाषा है, उसमें कामकाज हो सकता है। यानी कि कोई राज्य के पास यह अधिकार है, वह चाहे हिंदी में काम करे, चाहे अंग्रेजी में काम करे, चाहे वह अपने राज्य की जो प्रमुख भाषा है या जिस भाषा को वो राजभाषा का दर्जा देकर उस भाषा में भी अपना शासन प्रशासन चला सकता है। ठीक है। आर्टिकल 348 में न्यायालयों की भाषा के संबंध में बात कही गई है कि न्यायालयों की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, यानी सिर्फ अंग्रेजी होगी। ये आर्टिकल 348 में कहा गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 345 में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि हिंदी अंग्रेजी तो है ही है, अगर राज्य चाहे तो एक से अधिक किसी राज्य की कोई भाषा है तो एक से अधिक किसी राज्य की भाषा को भी राजभाषा का दर्जा देकर काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा है, उड़ीसा में बोली जाने वाली भाषा उड़िया है, तो वह उड़िया के अलावा किसी और भाषा जो उड़ीसा में बोली जा रही है उस भाषा को भी वह अपने प्रशासन के कामकाज के लिए वह इस्तेमाल कर सकती है। यानी हिंदी, इंग्लिश और उड़िया के अलावा अन्य कोई उस राज्य की कोई और भाषा, उसको भी वह अपने शासन प्रशासन में शामिल कर सकती है। ये आर्टिकल 345 में लिखा है। लेकिन अगर राज्य केंद्र के साथ कोई संवाद करता है, पत्र व्यवहार करता है, तो उसको केंद्र द्वारा जो आधिकारिक भाषा है उसी में ही बातचीत करना होगा। लेकिन वह अपने राज्य के संबंध में वह अपने राज्य की भाषा में बातचीत कर सकती है। 1991 की जनगणना में देखिए यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है कि 1991 की जनगणना के हिसाब से भारत में 1500 लगभग बोलियां सामने आई थी कि 1500 बोलियां भारत में बोली जाती हैं। ठीक है। और इन 1500 भाषाओं का कुछ समूहीकरण करके, कि कुछ भाषाओं को आपस में एक ग्रुप में शामिल कर करके लगभग 144 तो उनको समूहीकरण करके 114 भाषाओं को चिन्हित किया गया है और इनमें से 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है। इसे अनुसूचित भाषा कहा जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी भाषा 40% हिंदी है। इंग्लिश को लगभग 0.2 लोग बोलते हैं और 11% लोग समझ पाते हैं। फिर भी अंग्रेजी भाषा को शासन के कामकाज के लिए हिंदी के साथ साथ दर्जा दिया गया है। ठीक है। जबकि 0.2% लोग ही बोल पाते हैं और 11% लोग कुछ कुछ समझ पाते हैं। ठीक है। तो आप इससे देख पा रहे हैं कि 40% लोग भले हिंदी बोलते हैं, लेकिन अन्य भाषाओं को भी पूरा अधिकार, हिंदी के जैसा ही पूरा सम्मान प्रदान किया गया है।
आप ज़रूर देखिएगा कि अनुसूचित जो भाषाएं हैं, जो आर्टिकल अनुसूची 8 में जो शामिल है 22 भाषाएं, उसको देखने का प्रयास कीजिए किताब से। केंद्र राज्य संबंध में अगर देखें तो अगर व्यवहार में देखें केंद्र राज्य के बीच के संबंध किस तरह से रहे हैं, तो आज़ादी के बाद आप देखोगे 20-25 साल तक लगभग जिस पार्टी की सरकार केंद्र में रही थी उसी पार्टी की सरकार राज्यों में भी रही थी। इसलिए संघीय व्यवस्था का बहुत व्यवहारिक रूप सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि पार्टी एक ही थी केंद्र और राज्य में, तो जो भी केंद्र रूल्स बनाती थी उसको हूबहू राज्य की सरकारें अपना लेती थीं। तो इस तरह से कभी संघीय ढांचे का वास्तविक रूप हमें देखने में नहीं आया। लेकिन जब 1990 के बाद जब क्षेत्रीय दल सामने आए उभर कर और केंद्र और राज्यों में अलग अलग दल की सरकारें बननी शुरू हुई, तब वास्तव में संघीय प्रणाली का प्रयोग हम कैसे कर पा रहे हैं, सरकारें कैसे कर रही हैं, तब इसका एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिला। स्टार्टिंग में क्या होता था, जब केंद्र में जिस दल की सरकार होती थी, अगर उस दल की सरकार राज्य में नहीं है तो ज़्यादातर केंद्र की सरकारें क्या हैं, संवैधानिक ताकत का प्रयोग करके, जिसमें आपातकाल का प्रयोग करके राज्य की सरकारों को भंग कर देती थी। ठीक है। लेकिन 1990 के बाद जब केंद्र में बहुमत वाली सरकार बननी बंद हो गई, आप 1990 के पश्चात देखोगे कि केंद्र की सरकार में किसी को बहुमत नहीं मिलता है 1989 के बाद, यानी गठबंधन की सरकारें शुरू होती हैं। तो जब ऐसा हुआ तब जो राष्ट्रीय दल हैं उन्होंने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया ताकि वह केंद्र में सरकार बना सकें। इससे क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय दल थे उनका सम्मान बढ़ा, उनको वरीयता मिली, उनको भी पूरा सम्मान दिया गया, क्योंकि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल रहा था। तो राष्ट्रीय जो बड़े दल थे उन्होंने भी क्या है, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया और कॉम्प्रोमाइज़ करना माना, यानी कि क्षेत्रीय दल भी जो बात कह रहे हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उसको भी बड़े दल स्वीकार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसका कारण था कि किसी भी दल को केंद्र में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए राष्ट्रीय पार्टियां जो क्या थी वो क्षेत्रीय दलों के संपर्क में आई, उनके साथ गठबंधन किया और उनके विचारों को भी, उनकी आकांक्षाओं को भी सम्मान देना प्रारंभ हुआ। जो अब तक क्या है कि राष्ट्रीय दल क्या है कि क्षेत्रीय दलों को उतनी वरीयता नहीं देती थी, या किसी राज्य में अगर किसी अन्य दल की सरकार है तो आपातकाल लगाकर उसे भंग कर देती थी। लेकिन जब खुद केंद्र में किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी राष्ट्रीय दल को, तब यह प्रवृत्ति बदलने लगी और तब राष्ट्रीय दल क्या है, क्षेत्रीय दलों को मान्यता देने लगे, उनके साथ गठबंधन किया, उनको भी पूरी सम्मान दिया, जिससे क्या है, एक संघीय प्रवृत्ति की सरकार में, ठीक है, इससे जो राज्य सरकारों की स्वायत्ता का सम्मान बढ़ा, क्षेत्रीय दलों का भी सम्मान बढ़ा, जिससे एक संघीय ढांचे के अंतर्गत काम करने की जो प्रवृत्ति थी वो वास्तविक रूप से दिखाई देनी शुरू हुई। ठीक है। और जब आपातकाल बहुत बुरी तरह से लगाए जाते थे, अब तक 100 से अधिक आपातकाल राज्यों पर लगाए जा चुके हैं। इसका दुरुपयोग होता था। उस टाइम कांग्रेस की सरकार ज़्यादातर 20-25 वर्षों तक केंद्र में रही थी, तो वह क्या करती थी, अन्य दलों की जो सरकारें राज्यों में होती थी उस पर आपातकाल लगाकर उन्हें हटा देती थी, कॉन्फ्लिक्ट होता था। ठीक है। तो संघीय प्रवृत्ति का सही से प्रयोग नहीं हो रहा था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रावधान किए कि जो आपातकाल लगाया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, उस आपातकाल को न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत लाया गया। अर्थात अगर किसी केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य पर आपातकाल लगाकर हटा दिया जाता है तो
उसे न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया गया, यानी कि उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि यह सही ढंग से लगा है या नहीं लगा है, तर्कपूर्ण है या नहीं है, कि मनमाने ढंग से लगाया गया है। अगर तर्कपूर्ण नहीं है, मनमाने ढंग से है, तो सुप्रीम कोर्ट उस आपातकाल को खारिज कर सकती है। ऐसा जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तब फिर क्या है, जाकर केंद्र सरकार की जो मनमाने ढंग की जो प्रवृत्ति थी उस पर लगाम लगा। ठीक है, और कुछ ऐसे बिंदु रखे गए जिस बिंदु के आधार पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसमें आपातकाल अगर लगाया जाएगा तो तर्कपूर्ण होना चाहिए, इसकी जांच न्यायालय करेगा। आपातकाल अगर किसी राज्य में बहुमत की सरकार है तो आपातकाल नहीं लग सकता। आपातकाल तभी लग सकता है जब उस राज्य में बहुमत की सरकार ना हो या त्रिशंकु सरकार हो, यानी 2-3 दलों के मेल जोल से अगर वो सरकार बनी हुई है, तभी उसमें आपातकाल लग सकता है। तीसरे शर्त ये है, या उस राज्य में किसी दल को बहुमत ना हो या कोई दल यह दावा ना करे कि मुझे सरकार बनाना हो, ऐसी स्थिति हो जाए तब आपातकाल लगाया जा सकता है। अन्य किसी कंडीशन में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। और अगर केंद्र सरकार आपातकाल लगाती है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किया जाता है, तो 2 महीने के बाद, 2 महीने के अंदर उसको संसद से बहुमत पारित, उस आपातकाल के पक्ष में बहुमत प्रस्ताव पारित करना होगा। अगर वो प्रस्ताव पारित हुआ तभी 6 महीने के लिए आगे बढ़ेगा। अगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो 2 महीने बाद वह आपातकाल खारिज हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा शुरुआत में 2 महीने की ही लगाया जा सकता है और उसको बढ़ाने के लिए संसद द्वारा उस प्रस्ताव को पारित कराना होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि आपातकाल लगाना केंद्र की सरकारों के लिए मुश्किल हुआ और संघीय प्रणाली ज़्यादा मजबूत हुई। तो हम देखें आज़ादी के बाद से और आज देखें तो आज संघीय ढांचा जो है वो ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि अब एक दल की सरकार ना केंद्र में होती है ना राज्यों में होती है। अगर आज हम देखें तो कहीं तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं बीजेपी की सरकार है, तो कहीं कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं अन्य पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो पूरे राज्यों में एक दल की सरकार नहीं है, अलग अलग सरकारें हैं, जिससे क्या है, संघीय प्रणाली मजबूत हुई है और संघीय भावना को हमने स्वीकार लिया है। और आगे देखें कि लिखा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ, यानी कि यह तय किया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। कुछ प्रश्न है, नोट डाउन करिए, लिखिएगा उसको। हमारे संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अवशिष्ट सूची से आप क्या समझते हैं? इनको लिखने का प्रयास करिएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित भाषा नीति की विशेषताओं को बताइए तथा भारतीय संघ की एकता और अखंडता को मजबूत करने में यह कहाँ तक सफल हुई है। ठीक है, इसको भी लिखिए, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, अपने विचार रखिए। तीसरा प्रश्न है, संघीय प्रणाली की विशेषताओं को देखिए और बताइए कि भारत संघ की जो प्रणाली है वह उन विशेषताओं को किस प्रकार पूरा करती है। यानी संघीय प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, क्या वो विशेषताएं भारतीय संघीय प्रणाली पर लागू होती हैं? क्या भारतीय संघीय प्रणाली उन विशेषताओं को पूरी तरह से फॉलो करता है? इसको आप देखिए और लिखिए। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित प्रमुख सूचियों के बारे में बताइए और उसमें जो लिखित विषय हैं उस पर कानून कौन बना सकता है, इसके पर अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय संविधान में किस तरह की संघीय प्रणाली को अपनाया गया है और आगे की कक्षा में हम देखेंगे कि भारत की जो ने संघीय प्रणाली को और मजबूत करके 1993 में तीसरे स्तर की सरकार यानी स्थानीय स्वशासन को भी मान्यता दी। इसके विषय में हम अगले कक्षाओं में जानने का एक हमारे